you for coming. Thanks, Kunal, for calling me in these troubled times. मैं आपसे एक ही सीधा सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने 50 साल साइंस के साथ बिताए, क्या आप हमें समझा सकते हैं कि साइंस क्या है और उसके क्या महत्व है? ये सवाल ऐसे बहुत आराम से पूछने वाला साधारण सा लगता है, ऐसा लगता है कि ये बेवकूफ़ी का सवाल है। साइंस है क्या? सभी जानते हैं साइंस क्या है, पर होता क्या है समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द हमारे साथ होते हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि डेमोक्रेसी क्या है, बेकार का सवाल पूछे, सबको मालूम है डेमोक्रेसी क्या है। साइंस वही है ना जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। तो ये आसान जवाब लगते हैं हमको। कल्चर क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, समाज में अंधविश्वास किसे कहते हैं। पर अगर हम इनको परिभाषित करने की कोशिश करें, इनकी डेफिनेशन में जाने की कोशिश करें, तो धीरे धीरे लगना शुरू होता है कि मुश्किल है। तुमने सही कहा, 50 साल गुजार दिए इन सवालों से जूझते हुए, क्योंकि जब मैंने साइंस की पढ़ाई शुरू की तो स्कूल से ही जो सवाल हर बच्चा पूछता है वो पूछ रहा था, और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने भी वो सवाल ज़रूर पूछे होंगे। ये ब्रह्मांड कैसे बना, हम कहाँ से पैदा हुए, ये धरती कहाँ से आ गई, तारे क्या होते हैं। और इनका एक बड़ा साधारण से जवाब मिलता है हमको समाज के अंदर। बहुत ही आसान, बहुत प्यारा सा जवाब, भगवान की देन है ये सब। अब ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल मॉडल है कि एक ताकत है, उसने सब कुछ बना दिया, उसने चलना शुरू कर दिया सब चीज़ों को, उनके लॉज बना दिए और वो चल रहा है। और वो हमारे जिंदगी में भी कभी कभी इंटरवीन करता है, हमारी किस्मत भी लिख देता है, कब मरोगे ये भी बता देता है, वो पहले से लिख के आता है। तो ये सारे सवाल दिमाग में गूंज रहे थे। और जब साइंस पढ़ रहा था तो वहाँ परिभाषाएं पढ़नी पड़ी, यानी डेफिनेशंस पढ़नी पड़ी। फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, मास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो एक रिश्ता हमारा जो भी पढ़ा लिखा बच्चा होता है उसका डेफिनेशंस के साथ क्रिएट होना शुरू होता है, और दूसरा रिश्ता समाज के अंदर कहानियों के साथ। अब अगर एक आम बच्चे की जिंदगी ले लें हम, तो आई एम श्योर कि तुम्हारा भी ये एक्सपीरियंस होगा, हर बच्चे का हमारे देश में एक्सपीरियंस है। आँख खुली तो अजान की आवाज़ आ रही है, नहीं तो घंटी बज रही है, नहीं तो घर में कोई पूजा कर रहा है, लगातार ये चल रहा है। फिर वो उसको तैयार किया गया तो काला टीका लगा दिया, किसी ने दुआ पढ़ के फूंक दी, तावीज़ डाल दिया, फिर वो आगे निकला। 1 किलोमीटर कोई बच्चा हिंदुस्तान में चल के दिखा दे जहां उसको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कब्र या कोई ऐसी चीज ना मिले। स्कूल पहुंचेगा, गणेश वंदना हो रही है, नहीं तो कुरान खानी हो रही है, कुछ ऐसा शुरू हो जाए। साइंस के साथ उसका इंटरेक्शन 45 मिनट के उस घंटे में होता है। मैथमेटिक्स को भी मिला लें तो 90 मिनट। घर लौटेगा यही सब कुछ। तो देयर इज अ बम्बार्डमेंट व्हिच आई कॉल्ड ऑडियो विजुअल bombardment of messages which are anti-science, which are not science. तो साइंस की जब हम परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं तो एक तरफ तो हमें नजर डालनी पड़ेगी कि फिलोसोफर्स ने, हिस्टोरियंस ऑफ साइंस ने, साइंटिस्ट ने, इवन पॉलिटिशियंस ने साइंस की कैसे डेफिनेशन देने की कोशिश की। पर दूसरी तरफ हमें यह भी नजर डालनी पड़ेगी कि क्या साइंस नहीं है, क्योंकि जो बम्बार्डमेंट हो रहा है पूरा, वो नॉन साइंस, एक्स्ट्रा साइंस या एंटी साइंस, जो भी आप नाम देना चाहें, उस तरह के मैसेजेस का हो रहा है समाज के अंदर। तब मेरी जिज्ञासा थोड़ी बढ़ी जब ये ख्याल आने शुरू हुए कि ये साइंस है क्या चीज, और तब मुझे ढूंढना पड़ा डेफिनेशंस को। तो क्या हमारी सभ्यता में ऐसी डेफिनेशंस मौजूद हैं जो साइंस की जड़ें तलाश कर सकती हैं? तब पता लगा कि हाँ, चारवाक है। एक फिलॉसफी है जिसका नाम बृहस्पति या चारवाक फिलॉसफी है, और वो कह रही है बड़ी अजीब सी बात
25,000 साल पहले इस देश के अंदर, जिसके बारे में हमें नॉर्मली नहीं इस फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया जाता या बताया जाता, वो कह रही है कि जो कुछ अपने 5 सेंसेस से हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते या पता नहीं कर सकते या सिद्ध नहीं कर सकते, दैट डजंट एग्जिस्ट, वो है ही। आत्मा, परमात्मा, आफ्टर लाइफ नहीं होती। और तीसरी बात बड़ी मजे की, वो फिलॉसफी, हमारे यहाँ की फिलॉसफी कह रही है कि धर्म, आत्मा और परमात्मा ये क्रिएशन हैं चतुर लोगों के, क्लेवर पीपल, जो आम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तैयार किए गए। आज के दौर में अगर कोई कहता ये बात तो मेरे ख्याल में उसकी शायद लिंचिंग हो जाती। ये हमारी फिलॉसफी का हिस्सा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब इससे आगे और आते हैं अगर, तो हमारे यहाँ बुद्ध क्या कह रहे हैं। बुद्ध ये बात कह रहे हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वो तुम्हारे पूर्वजों से तुम तक पहुंची है, तुम्हारे घर वाले उस पर यकीन करते हैं, तुम्हारे किसी गुरु ने तुम्हें बताई है, तुम्हारे शास्त्रों में लिखी। एक लॉन्ग लिस्ट देने के बाद वो कहते हैं कि हर एक तथ्य को, हर एक दावे को परखो, जो ज्ञानियों ने लिखा है उसे पढ़ो, और अगर तुम्हारी समझ की कसौटी पर पूरी उतरे तो उन्हें मानो, और जब मान लो तो मानवता की अच्छाई के लिए इस्तेमाल करो। ये बुद्ध का एक बीच का रास्ता है। एक तरफ बृहस्पति या मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, दूसरी तरफ बुद्ध है, और तीसरी तरफ हमारे यहाँ बहुत सारे कहानियां हैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की और कास्ट सिस्टम की और वगैरह वगैरह। हाँ, बृहस्पति जो फिलॉसफी है वो कास्ट सिस्टम के भी खिलाफ है। यदि कोई पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो 5 सेंसेस से नहीं पता किया जा सकता, तो वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, एक और डेफिनेशन मिलती है। बीच की डेफिनेशंस को मैं शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ। कार्ल पॉपर की बड़ी खूबसूरत है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जब उससे पहले अल हसन की बात करते हैं। अल हसन अल हैतम एक फिलोसोफर है। वो शायद पहला फिलोसोफर है जो साइंटिफिक मेथड की भी डेफिनेशन दे रहा है, उसकी परिभाषा दे रहा है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं किसी भी दावे को दुश्मन की नजर से देखो या उसके दुश्मन बन जाओ और हर एंगल से उसके ऊपर अटैक करो। अगर इन अटैक्स में हार जाओ तब फिर उसे मानो। यानी परखना और अपने दावे को या किसी और के दावे को मानने के लिए कि वो साइंटिफिक है, जरूरत इस बात की है कि जो भी दावा कर रहा है वो या मान रहा उसको, वो उसे हर एंगल से अटैक करे और उसकी कमजोरियां पता लग जाएंगी। तो दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज नोन एज साइंटिफिक टेम्पर, एंड दिस फेलो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। वो फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहलाता है। पहली बार उसने ये बात कही कि आंखों से किरणें नहीं निकलती हैं, लाइट बाहर से आंखों में आती है और ब्रेन से हम देखते हैं। उससे पहले तक सारी दुनिया ये यकीन करती थी कि हर एक की आंखों से किरणें निकलती हैं और उनकी वजह से हमें दिखाई देता है। और आज भी आम भाषा में जब बात करते हैं हम तो ये कहते हैं मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई। ऐसे जुमले होते हैं। तो वही पुरानी उसके अवशेष बच गए हैं हमारी भाषाओं में। तो अगर हम वापस लौट के आए तो कार्ल पॉपर कहता है कि कोई भी दावा साइंटिफिक दावा तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर खुद को गलत प्रूव करने की क्षमता नहीं हो, विच इज नाउ नोन एज फैल्सिफिकेशन थियरी। तो इसकी बड़ी सिंपल सी एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल वो देता है, और वो मिसाल ये है कि ऑल स्वान्स, सारे हंस सफेद होते हैं, ये एक साइंटिफिक दावा है। क्यों? इसलिए साइंटिफिक दावा है कि अगर एक भी काला हंस मिल जाए तो ये गलत प्रूफ किया जा सकता है। मैंने अपनी किताब में इसको और थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल ली है और उसमें ये कहा है कि
हमारे सारे बच्चों को ये कहानी बचपन में सुनाई जाती है, शायद तुमने भी सुनी हो, मैंने सुनी है बचपन में अपने, कि चांद पे बैठी है एक बुढ़िया चरखा काटती रहती है। ये एक साइंटिफिक दावा है। क्यों? क्योंकि हम अगर चांद पे जाएं, वहां बुढ़िया मिल जाए तो सही प्रूव हो गया, नहीं मिली बुढ़िया चरखा काटती हुई तो गलत प्रूव हो गया साइंटिफिक। और अगर इसको थोड़ा सा बदल दें और ये कहें कि चांद पे एक बुढ़िया चरखा काटती है और वहां अगर हम जाएंगे चांद पे तो वो गायब हो जाएगी, हमें दिखाई नहीं देगी, फिर ये साइंटिफिक दावा नहीं रहा। क्योंकि नाउ इट कैन नॉट बी प्रूव्ड राइट और रॉन्ग। इसी तरह से समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे दावे हैं जिनको आप गलत या सही प्रूव नहीं कर सकते। भूत होते हैं, भगवान ने जिन बनाए, गलत सही प्रूव नहीं कर सकते। ब्रह्मांड को भगवान चला रहा है, गलत या सही साबित नहीं। तो ये साइंटिफिक दावा नहीं। अब अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये सारी डेफिनेशंस ऐसा लगता है कि अधूरी, यानी दी अदर के बिना कि दूसरा क्या है सेल्फ डिफाइन नहीं कर सकते हम। तो इसी तरह से साइंस से अलग क्या है, नॉन साइंस क्या है, एक्स्ट्रा साइंस क्या है। अगर देखें तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि भाई दोनों में बड़ा फर्क क्या है। यानी सारे धर्मों को एक जगह रख दिया जाए, सारी साइंस को एक तरफ रख दिया जाए, क्या कोई फर्क है? तो बेसिक फर्क मुझे लगा कि साइंस का बड़ा सवाल शुरू होता है कैसे से, और धर्मों का बड़ा सवाल, जिसको मैं सोफिक क्वेश्चन या मेटा क्वेश्चन कहता हूं, वो शुरू होता है हमेशा क्यों से। आप क्यों पूछना शुरू करें तो फिर जब आप अपनी ज्ञान की सीमा पे पहुंचेंगे तो आपके पास कोई और जवाब नहीं रहेगा भगवान की मर्जी के अलावा। पर लेकिन कैसे से अगर सवाल शुरू किया तो ये ऑप्शन नहीं है। तब आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, मुझे नहीं मालूम, पूछ के बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा, इंटरनेट देख के बताऊंगा। या ये भी जवाब हो सकता है, जैसे ब्रह्मांड के बारे में एक सवाल है कि 10⁻⁻43 सेकेंड्स जब शुरुआत हुई है ब्रह्मांड की, उस पीरियड में क्या हुआ साइंटिस्ट को नहीं मालूम, रिसर्च चल रही है, शायद आगे आने वाली नस्लें जवाब दें। तो साइंस में कैसे से शुरुआत हो के हम नहीं मालूम तक पहुंचते हैं, नॉन साइंस में क्यों से शुरू करके भगवान तक। कई और भी 2-4 फर्क हैं जो हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है, सुनने वालों को जानना बहुत जरूरी है। साइंस में बिना अपने पूर्वजों का जो दावा है उसको गलत या किसी और रास्ते से सही साबित किए बिना साइंस आगे नहीं बढ़ती। मतलब मुझे पीएचडी की डिग्री मिलेगी ही नहीं जब तक कुछ नई बात नहीं कहूंगा, यानी किसी को गलत प्रूव करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, या कोई नए तरह से मैं उसी बात को साबित करूं तब आगे बढ़ूंगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यूटन ने कहा कि भाई सब कुछ जो चल रहा है वो G=m1 × m2/r² से चल रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण। आइंस्टाइन ने कहा कि वो फोर्स नहीं होता है। जब तक प्रूव नहीं किया था गलत, तब तक साइंस आगे नहीं बढ़ी। आइंस्टाइन ने दावा किया, जो पहले का दावा था कि पूरा ब्रह्मांड जो है स्टैटिक है, लामात्र ने लिख दिया कि नहीं ये तो फैल रहा है। अब आइंस्टाइन को गलत साबित कर दिया उसने, तो साइंस एडवांस। पर मान लीजिए कि मैं यहाँ साइंटिस्ट हूं और ये प्रूव कर दें कि रामचंद्र जी अयोध्या में नहीं पैदा हुए थे, क्या हो? दंगे। या ये कोई कहे कि मोहम्मद साहब ने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए थे, वो इल्यूजन था, फिर से दंगे। फतवा आ जाएगा फौरन, राइट? तो नॉन साइंस में जब आप पुरानी चीज़ों को गलत साबित करने की कोशिश करें या उसमें बदलाव लाने की कोशिश करें तो एक क्राइसिस पैदा हो जाती है। और जो गलत साबित
कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाता है फॉर द एनालॉजी। वेयर इन साइंस हम हमेशा गलत साबित करते हैं तो साइंस एक्सपैंड होती है, जिसके दो मतलब हैं। यहाँ पर डायनामिक नॉलेज है, रोज बदलती है, कल जो कुछ साबित हुआ था आज वो गलत हो सकता है, और वहाँ फ्रोजन नॉलेज है, जमी हुई नॉलेज है, चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर मान लीजिए 3 तलाक की बात हो जाए और सही है या गलत है 3 तलाक, इसके ऊपर बहस शुरू हो, तो क्या करेंगे? किसी मुल्ला जी के पास जाएंगे, पूछेंगे भाई ये सही है कि ये गलत है। उनसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, पता लगेगा कि नहीं यार वो मुल्ला नहीं बता सकते हैं, काजी बता सकते हैं, उनका एरिया है, तो काजी के पास जाएंगे, बड़े काजी के पास जाएंगे, उससे बड़े काजी के पास जाएंगे, अल्टीमेटली कुरान को देखेंगे कि भाई उसमें सही है या गलत है, इससे हल हो जाएगा मामला। कुछ और हिंदुइज्म में कुछ पेच ऐसे ही आ गया तो आप वेदों तक जाएंगे, वहां जाकर के ढूंढेंगे। यानी यहाँ आप ओल्डेस्ट नॉलेज जो है दैट इज मोस्ट ऑथेंटिक। पर अगर मुझको कैंसर हो जाए तो क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे कि कैंसर के इंस्टीट्यूट में जाइए, क्यों? वहाँ लेटेस्ट नॉलेज है, लेटेस्ट मशीनें हैं, कल जो रिसर्च हुई है वो रिसर्च मौजूद है। यानी साइंस में कल जो सच था वो सच सबसे ऑथेंटिक है, और नॉन साइंस में सबसे पुराना सच वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। एक और फर्क ले लेते हैं, 2 और फर्क ले लेते हैं। हमने ये तो बहुत देखा है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ झगड़ा कर रहे हैं और धर्म के नाम के ऊपर बहुत खून बहाया गया है। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा खून धर्म के नाम पे ही बहाया गया है। एक दूसरे का घर जला दिया, मार दिया लोगों को, वो सब कर दिया। कभी ये सुना है कि साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने जाके दूसरे से ग्रुप को पीटना शुरू कर दिया? मतलब न्यूटन के मानने वालों ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आने के बाद चलो भाई पीटने चलते, इनका घर जला देते हैं, नहीं हो कभी। तो साइंस में हम कोशिश ये करते हैं कि बातचीत से, पब्लिकेशन से, प्रूफ से, एक्सपेरिमेंट से चीज़ों को रिजॉल्व करें, और यहाँ चीज़ें रिजॉल्व होती हैं नॉर्मली बाय फोर्स। और आखिरी बड़ा को मैंने 27 तलाश किए हैं इस तरह के फर्क, कि जब साइंस में किसी को गलत साबित करते हैं तो हमें पीएचडी मिलती है, जिसका मैंने जिक्र किया, और जितना बड़ा दावा है उसको जितना बड़े तरीके से गलत साबित किया जाता है उतना बड़ा जश्न मनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने अगले एपिसोड में ये प्रूव कर दो कि E = mc² इक्वेशन जो है वो थोड़ी गड़बड़ है, उसमें आइंस्टाइन से छूट गया था, C और होना चाहिए, सो E = mc² + C, इसे प्रूव कर दो तो क्या होगा तुम्हारे साथ? अगला नोबेल प्राइज कुणाल कामरा के नाम। यहाँ क्राइसिस है और वहाँ जश्न। गलत साबित करने में अपने पूर्वजों को वहाँ जश्न मनाया जाता है। दैट इज व्हाट साइंस इज ऑल अबाउट, एंड इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। हम समझ लेते हैं कि आसान है मामला, इतना आसान है नहीं। और जब तक हम ये फर्क नहीं समझेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अध्यात्म और धर्म ना मानिए या मानिए, और आपकी मर्जी है। मैं एथीस्ट हूँ, मैं किसी भगवान में किसी यकीन नहीं रखता, कभी नमाज पढ़ने नहीं गया, कभी पूजा करने नहीं गया। मेरा पक्ष जो है वो एथीस्ट का पक्ष है। और अगर जावेद साहब की ज़बान में कहूँ तो किसी और को एथीस्ट बना भी नहीं पाया। उनका आर्गुमेंट बड़ा अच्छा आर्गुमेंट है कि भाई वो बचपन में ही डैमेज हो जाता है एक हिस्सा, तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। बात यह है कि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे और उनके जवाब तलाश नहीं करेंगे, तब तक आप साइंटिफिकली टेम्पर्ड नहीं कहलाए जा सकते। सवाल बुनियाद है,
क्यों से शुरू होगा तो आप उधर की तरफ जाएंगे, कैसे से शुरू होगा तो आप इधर की तरफ आएंगे। आप नॉलेज में कंट्रीब्यूट करेंगे, आप उसे एक्सपैंड करेंगे और समाज तरक्की करेगा। जब आप क्यों के सवालों पर रुक जाते हैं तो समाज का एवोल्यूशन भी रुक जाता है। इसलिए बहुत जरूरत है इस बात की कि हम समाज में लगातार सवाल पूछें, हर तरह के सवाल पूछें। ये सोचें कि सवाल गलत नहीं होता, जवाब गलत हो सकता है, और अगर गलती हो गई है आज तो हम कल उसको करेक्ट कर सकते हैं। मैं नेहरू की इस बात से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ, इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आने वाला वक्त, ही वॉज टॉकिंग अबाउट 20th century, पर आने वाला वक्त उसी के साथ होगा, उसी इंसान के साथ होगा, उसी समाज के साथ होगा, उसी देश के साथ होगा जिसकी दोस्ती साइंस के साथ होगी। अगर समाज के अंदर साइंस की दोस्ती नहीं है, अगर समाज में एंटी साइंस विचारधाराएं पनप रही हैं तो वो समाज तरक्की नहीं कर सकता। और मैं यहाँ टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। सर, आप साइंस और टेक्नोलॉजी को अलग करके थोड़ा समझाइए। ये अलग करना ये बहुत मुश्किल काम है, और मुश्किल होता चला गया है साइंस और टेक्नोलॉजी को। मैंने जितनी वर्कशॉप ली हैं कुणाल, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब तक आप सवाल पूछें साइंस क्या है तब तक मामला ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है मामला ठीक है, लेकिन जैसे ही आप ये पूछते हैं कि साइंस वर्ड सुनने के बाद, ये शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या तस्वीरें उभरती हैं, तब मामला गड़बड़ हो जाता है बहुत। मेरे ख्याल में दोनों अलग हैं। इससे बहुत सारे हिस्टोरियंस और फिलोसफर्स डिफर करते हैं, ये बहुत इंटेंस डिबेट है। मैं समझता हूं कि साइंस जो है वो नॉलेज, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, ये साइंस है। E=mc² इज साइंस। मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर साइंस, वो नॉलेज है। टेक्नोलॉजी इंसान की जिन 5 इंद्रियों की बात लोकायत कर रहे थे, वो फिलॉसफी कर रही थी, दुनिया में और जगह वही फिलॉसफी पनपती रही है। ऐसे हम कोई अकेले नहीं है मटेरियलिस्ट फिलॉसफी में। उन 5 हमारी जो क्षमताएं, जो सेंसेस हैं, उनको एक्सपैंड करना, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना, उसके लिए जो मटेरियल तैयार हम करते हैं, यानी हम पैदल चलने से कार में चलना, हवाई जहाज में चलना और रॉकेट में चलना, साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करके ऐसी मशीनें बनाना, ऐसी चीजें पैदा करना जो हमारी जिंदगी को, हमारे इन 5 सेंसेस को बढ़ा सके और हमें ज्यादा प्रोटेक्शन दे सके, वो टेक्नोलॉजी है। बड़ी मजे की बात है कि NDA-1 ने एक बम फोड़ा हमारे देश में, और वो बम जो है उसको पहले फिशन और फिर फ्यूजन, ये 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे एटम बम फोड़ने। हमारे यहाँ के रूढ़िवादी लोग निकल पड़े सड़कों के ऊपर, जो बहुत एंटी साइंस सेक्शन था, और उन्होंने कहा हिंदू बम, हिंदू बम, हिंदू बम। 15 दिन बाद पाकिस्तान ने फोड़ दिया वही बम, वही पहले फिशन, बाद में फ्यूजन, वही मटेरियल, सारा का सारा। वहां क्या हुआ? वहां के सारे इस्लामिक बम, इस्लामिक बम। तो जो ये सेक्शन एंटी साइंस सेक्शन है, टेक्नोलॉजी के साथ उसका बड़ा अजीब सा रिश्ता होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपने जो सवाल पूछा है वो इंपॉर्टेंट क्यों है समाज में समझने के लिए। उनका टेक्नोलॉजी के साथ हेट लव रिलेशनशिप होती है, लेकिन साइंस के साथ हेट रिलेशनशिप होती है। अगर आप ओसामा बिन लादेन को जानते हैं तो पर्सनल मुलाकात तो बिल्कुल नहीं हुई होगी, आपको उनके बारे में टेलीविजन से ही पता लगा होगा।
अखबार में शायद फोटो देखी हो, स्टेटमेंट पढ़ा हो। ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान में टेलीविजन को बैन कर रहे थे, वो सबको कोड़े लगा रहे थे इस बात पे कि फिल्म नहीं देखी जा सकती, फोटो नहीं खींचे जा सकते, पर खुद इस्तेमाल कर रहे थे। बिना कैमरे के तो इंटरव्यू नहीं हुआ। तो टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ बाबाओं को देख लीजिए, उन्हें टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, वो सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं, वो एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, वो फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल नहीं करते? मंदिरों मस्जिदों में चले जाइए, इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज कोई दिखाई नहीं देगी आपको। तो टेक्नोलॉजी से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि डार्विनिज्म मत पढ़ाओ भाई। क्यों? इसलिए कि आप तो बता रहे हैं कि 6 दिन अल्लाह मियाँ ने या खुदा ने मेहनत करके सब कुछ बनाया और 7वें दिन आराम किया। कोई और बता रहा है कि इंसान को यहाँ से और फिर भुजाओं से और फिर पेट से और फिर पैर से अलग अलग जातियां पैदा की। तो आप डार्विनिज्म कैसे पढ़ा सकते हैं? आपकी सरकार अगर आ जाए तो फिर आपको एनसीईआरटी में से डार्विनिज्म तो निकालना ही पड़ेगा ना। पर किसी ने मुझसे हंसते हुए सवाल किया कि भाई डार्विनिज्म तो समझ में आता है, उसके साथ तो टकराव है, ये पीरियोडिक टेबल क्यों निकाल दी? उसमें तो कुछ ऐसा नहीं था। अगर आपको बाबाओं के प्रवचन आम करने हैं लोगों में, तो फिर आप पीरियोडिक टेबल नहीं सिखा सकते, क्योंकि तब तो आपको वहां बाबा बता रहे हैं कि 4 तत्वों से सब कुछ बना है, 5 तत्वों से बना है। यहाँ पीरियोडिक टेबल तो इतने सारे एलिमेंट्स बता रही है, यू कांट। तो फिर साइंस के साथ टकराव होगा। साइंस के साथ टकराव दूसरे लेवल पे भी होता है, और वो लेवल ये होता है कि साइंस, टेक्नोलॉजी डजंट फोर्स यू टू आस्क क्वेश्चंस नेसेसरीली। कार है, आपको सवाल की जरूरत नहीं, आप इस्तेमाल करेंगे। सेलफोन में सवाल मत पूछिए, इस्तेमाल कीजिए आप इसको। आपको बटन दबाने आते हैं, इतना काफी। साइंस में आपको सवाल पूछना जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दोनों तरह के सवाल पूछने होंगे आप। तो कहीं ना कहीं समाज में ये आदत डलती है कि सवाल पूछना सही चीज है। और साइंस क्योंकि नॉलेज सिस्टम है, इसलिए वो कहीं ना कहीं पावर बैलेंस को भी इट चैलेंजेस। अब किसी का धंधा चल रहा है मस्तिष्क की रेखा देख करके भविष्य बताने का, तो जाहिर है कि साइंस आड़े आ जाती है बीच में। तो ये जो पावर स्ट्रक्चर है उसको जो चैलेंज करते हैं, उसकी वजह से अक्सर कहा जाता है हमारे यहाँ बहुत सब कुछ ठीक है, वो तो यूरोप में चर्च बहुत गंदा था, इसलिए उन्होंने ब्रूनो को जला दिया और गलीलियो को नजरबंद कर दिया, उसके घर में माफी मांगने पे मजबूर कर दिया। तो फिर ये नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पंसारे और कलबुर्गी, और फिर हमें क्यों नहीं मालूम आज तक कि आर्यभट्ट कहाँ और कब पैदा हुआ। ये वो देश है जहाँ जन्म पत्री हमें सबकी मालूम है, आर्यभट्ट की नहीं मालूम। फिर उसका मजाक क्यों उड़ाया गया जब उसने कहा था कि धरती शायद घूमती है। हर समाज के अंदर, चाहे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, अरब वर्ल्ड हो, चाइनीज हो या यूरोपियन, हर समाज के अंदर साइंस ने उस स्ट्रक्चर को जब भी चैलेंज किया है तो साइंटिस्ट को झेलना पड़ा है। पर टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आवाम के लिए है, उनके लिए डंडा चलाने की जरूरत पड़े तो आप कहते लाउड स्पीकर हटा दो, पर खुद लाउड स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस्तेमाल करना। सवाल ये है कि हम अपनी नस्लों को, अगली नस्लों को क्या देना चाहते हैं। हम साइंटिफिक टेम्पर देना चाहते हैं उनको, अपनी परंपराओं में
अपने शास्त्रों में जो मटेरियलिस्टिक या जिज्ञासा बढ़ाने वाले स्रोत हैं, स्ट्रीम्स हैं, हम उनको अपनी परंपरा मानेंगे या हम हिंसा को, एंटी साइंस को अपनी परंपरा मानेंगे? क्योंकि जहां हमारे शास्त्र, और मैं शास्त्रों की बात जब कर रहा हूं तो हिंदी का मतलब ये नहीं है, हिंदी वर्ड यूज करने का मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदुइज्म की या अपनी यहाँ की बात कर रहा हूँ। शास्त्र का मतलब मेरे लिए सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें दोनों ट्रेंड्स मौजूद हैं। एक तरफ हिंसा है, एंटी साइंस है सब कुछ, दूसरी तरफ साइंटिफिक विचारधारा है, उसके बिना पनप भी नहीं सकते थे। तो आज सवाल ये पूछना पड़ेगा कि अगली नस्लों को हम कौन सी परंपरा देना चाहते हैं? अगर अपने शास्त्रों से भी हमको मोहब्बत है, अगर हमको अपनी हिस्ट्री से भी मोहब्बत है, तो कौन सी परंपरा? वेद बड़ी खूबसूरती के साथ सवाल उठा रहा है कि एक वक्त ऐसा था जब न जीवन था न जीवन का अभाव, न अंधेरा था न अंधेरे का अभाव, न मृत्यु थी न मृत्यु का अभाव। क्या पता किसे खबर ये सब कुछ कैसे रचा गया? शायद देवों को पता हो, पर देवों को भी कैसे पता होगा? वो तो बाद में पैदा होगी। और फिर यही आगे बढ़ता है तो कहता है, और ये मैं ऋग्वेद की बात कर रहा हूं, कहता है कि शायद उसे पता हो, उस रचयिता को पता हो जिसने ये सब कुछ रचा है, शायद उसे भी पता ना। तो परंपरा के अंदर क्वेश्चनिंग है। गीता पूरी सवालों और जवाबों में आधारित है। कुरान के अंदर सवाल और जवाब मौजूद है, बाइबल के अंदर, तौरा के अंदर सवाल और जवाब मौजूद है। हम कौन सी परंपरा लेना चाहते हैं? सवाल उठाने की या सवाल खत्म करने? दो है, मानना या जानना। से एक और सवाल है कि साइंस का बहुत इस्तेमाल होता है फंडामेंटलिज्म को जस्टिफाई करने में, अगर आप वो थोड़ा समझा पाए। बात यह है कि एक पीरियड था जिस पीरियड में साइंस को या कोई दावा करे तो उसे धार्मिक नेताओं के पास जाना पड़ता था हाथ जोड़ करके कि मैं क्या ये बात कह सकता हूं या नहीं। कोपरनिकन रेवोल्यूशन, यानी कोपरनिकस ने जब ये कहा कि जमीन अपनी धुरी पर घूमती है, तो इस पर हंगामा हुआ काफी। पर कोपरनिकन रेवोल्यूशन के बाद का जो पीरियड है उसमें साइंस आजाद हो गई धर्म से, यूरोप में, और उसका असर सारी दुनिया में पड़ना शुरू हुआ। वो बड़ी लंबी बहस है और बहुत खूबसूरत बहस है, उसमें उसको जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए, पर आज वक्त की कमी की वजह से मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि किस तरह से न्यूटन को भी कहा गया कि आप बेकार की बात कर रहे हैं, ये एंटी रिलीजन है। पर आज़ाद हो गई, यानी अब आपको मारा नहीं जा सकता, यानी आप को फ्रीडम है कि आप अपना दावा पेश कर सकें, लिख सकें, छाप सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। ये बदलाव एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया। इसको कुछ लोग एस्टैब्लिशिंग ऑफ हेजेमनी ऑफ साइंस कहते हैं, एज नॉलेज सिस्टम ओवर ऑल अदर नॉलेज सिस्टम्स। तो ये रिश्ता बदल गया। इससे पहले तक साइंस हाथ जोड़ के जा रही है धर्म के पास कि हमें सर्टिफिकेट दे दो कि ये धर्म के खिलाफ नहीं है, हम बात कह सकें। इसके बाद का सारा पीरियड वो उल्टा है। सारे धर्म ये कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से सारे धार्मिक नेता ये कोशिश कर रहे हैं, और जब ये पॉलिटिक्स के एरेना में आता है तो ये कोशिश और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारा धर्म कितना साइंटिफिक है। और इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, क्योंकि झगड़ा तो है ही, तो दूसरे का धर्म कितना अनसाइंटिफिक है ये भी प्रूव करना है। अपने को साइंटिफिक प्रूव करना और दूसरे को अनसाइंटिफिक प्रूव करने की कोशिश इसके बाद शुरू हो जाती है। मैं इसे ये समझता हूँ कि ये साइंस की बहुत बड़ी जीत है। वो एक साहिबा हैं, उन्होंने, अब तो पार्लियामेंट के अंदर हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर आप गाय को देखें तो गाय ऑक्सीजन छोड़ती भी है और लेती भी है, अकेला जानवर है। इसके दो हिस्से हैं, ये कंप्लीटली एंटी साइंटिफिक है और इसके ऊपर बहुत सारे लोग हंसते हैं। आप हंस के टाल सकते हैं,
पर वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रही है, ऑक्सीजन वर्ड का इस्तेमाल कर रही हैं। ये नॉलेज कि जिंदगी के लिए हर जानवर को ऑक्सीजन की जरूरत है, ये किसी शास्त्र से नहीं आई है नॉलेज। ऑक्सीजन वर्ड एज एलिमेंट साइंस ने एस्टेब्लिश की। तो इसी उसमें देखें तो हर सुबह को आप अगर लगा लें कुछ टेलीविजन, तो उस पर वो आते रहते हैं जो दिन भर का हाल बताते हैं आपके, क्या आज आपके साथ क्या होने जा रहा है और क्या राशि और क्या नहीं है। वो अक्सर नासा का नाम लेते हैं। नासा के साइंटिस्ट ने भी ये कहा है। ये साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं डीप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ साइंस अब अपने को प्रूव नहीं कर सकते कि वो रैशनलिस्ट कोई बात कर रहे हैं, कोई ऐसी बात कह रहे हैं जिसको मानना चाहिए। क्यों ये दावा किया गया? और नथिंग, नोबडी लेस देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के गणेश जी जो हैं वो प्लास्टिक सर्जरी के। गणेश जी वैसे भी माने जाते थे। पिछले कई सौ साल से गणेश जी को की जो प्रतिमा है, लोग उसका आदर करते ही थे। पर आज क्या जरूरत पड़ गई प्राइम मिनिस्टर को ये कहने की कि प्लास्टिक सर्जरी? तो प्लास्टिक सर्जरी की इसलिए जरूरत पड़ गई कि बिना उसके ये स्टोरी ऑथेंटिक होती नहीं आज की डेट में। और अगर आपको ये बताना है कि हमारी परंपराएं जो हैं वो सारी की सारी कितनी भी अनसाइंटिफिक क्यों ना हो, वो साइंटिफिक हैं, तो फिर इस तरह के आर्गुमेंट तो देने ही पड़ेंगे कि हमारे यहाँ देखिए साहब, वो आंखें नहीं थी फिर भी टेलीविजन था जिसकी वजह से वो हाल बता रहे थे युद्ध का। और फिर अगर टेलीविजन था या इंटरनेट था तो इंटरनेट था, तो सैटेलाइट था तो सैटेलाइट था, तो रॉकेट था तो रॉकेट था, तो एटम बम भी था वगैरह। भगवान ने सब कुछ दिया था, साइंटिस्टों ने ढूंढने में बहुत देर लगा दी। मुझसे ये बात कही गई एक जगह, पूछी गई कि क्या आप समझते हैं कि कुरान शरीफ में सारी नॉलेज है या नहीं? यही क्लेम किया जाता है वेदों के बारे में, यही क्लेम किया जाता है तौरात और इंजील के बारे में, सारी नॉलेज। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था एक लेक्चर के बाद कि क्या आप समझते हैं कि कुरान में सब कुछ है, सारी नॉलेज है? तो मेरा सिंपल जवाब तो यही, किसी भी एक किताब के अंदर सारी नॉलेज नहीं हो सकती। पर अगर परंपरा ही को देखें तो मोहम्मद साहब की एक हदीस है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक ही क्यों ना जाना पड़े। तो चीन में तो कुरान नहीं उतरा था, कुरान तो उतरा था अरब में। तो उन्होंने, जाहिर है कि इल्म ऐसा भी था जो कुरान के बाहर था, जो चीन में था, जिसके लिए उन्होंने कहा जाने के लिए। तो ये जो सारा मामला है उसमें ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले से बता दें कि भाई साहब अब ये साइंटिस्ट तलाश करने जा रहे हैं हमारे यहाँ पहले से। देखिए साहब, कुछ 4-5 साल में अगर साइंटिस्ट ढूंढ के निकाल लें तब तो आप हमारी बात मान लीजिएगा ना, हम अभी से बताए दे रहे हैं। भाई आपने याद कर लिया, आपने बार बार उसको रिपीट किया और आप कोई इन्वेंशन नहीं कर पाए, और किसी और ने जिसने कुछ याद नहीं किया वो एक बार पढ़ा आपके अंदर ले गया और उसने एटम बम बना लिया। बात समझ में आने वाली है। वैसे ही हमारी परंपराओं में इतना कुछ खूबसूरत है। लेट्स सेलिब्रेट दैट। व्हाई मेक दीज फॉल्स क्लेम्स? रहने तो यार धर्म को धर्म, ठीक है तुम मानते हो, अच्छी बात है, हम तुम्हें कन्विंस नहीं कर पाए, ये हमारी कमजोरी है, मानो। साइंस को अलग रहने दो, धर्म को अलग रहने दो। क्यों मिक्स कर रहे हो भाई? क्यों ढूंढ रहे हो किताबों में साइंस? नहीं है, वहां धर्म है, मानो, जरूर मानो, साइंस मत तलाश करो। सर थैंक यू फॉर योर टाइम। और आपकी ये जो नई किताब है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें आपने क्या किया है जो आज के दौर में नेसेसरी हो? मैंने ये किताब लिखने की ज़रूरत इसलिए महसूस की कि जो सवाल मैं इस बीच में पूछता रहा था
जिनमें एक सवाल मेरे सामने ये भी था कि इंसान ने कब सवाल पूछना शुरू किया, और इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या जानवर सवाल पूछते हैं, और इसका जवाब मेरे पास नहीं। मैंने बहुत कोशिश की इसका जवाब तलाश करूं, पर यह बहुत जरूरी सवाल इसलिए है कि अगर इंसान ही सवाल पूछता है तो उसे सवाल पूछने पड़ेंगे लगातार। ये उसकी जिम्मेदारी है सवाल पूछना। और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब साइंस कभी नहीं देगी। जैसे आप जंग के साथ हैं या आप अमन के साथ हैं, शांति के साथ हैं, चैन के साथ हैं, प्रेम के साथ हैं, नफरत के साथ हैं। ये सवालों के जवाब तो आपको ही देने पड़ेंगे। ब्रह्मांड जो साइंस कहती है उसके हिसाब से लगभग 14 बिलियन ईयर, 13.799 ईयर्स, बिलियन ईयर्स में हम यहां तक पहुंचे। इंसानी ब्रेन जिसका नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इज अमेजिंगली हाई, इट्स वेरी लार्ज, ये 13-14 बिलियन ईयर्स में तैयार हुआ है। तो क्या इसलिए तैयार हुआ है कि हम अपने को जातों में बांट लें, हम अपने को धर्मों में बांट लें, हम अपने को देशों में बांट लें, हम अपने एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे के घर तोड़ें, बलात्कार करें, एक दूसरे के ऊपर बम गिराएं, खुद धरती के लिए खतरा बन जाएं? या फिर हम इसलिए हैं इस धरती के ऊपर शांति से, चैन से, प्यार से, मोहब्बत से रहें और इस ब्रह्मांड के जो राज हैं उनको जानने की कोशिश करें। लक्ष्य खुद तय करना पड़ेगा। बहुत सही तरीके और हमारे पॉलिटिशियंस को भी लक्ष्य खुद ही तय करना पड़ेगा। बहुत सही से आपने बता दिया। अगर सवाल नहीं पूछोगे तो जानवर बन जाओगे। Thank you, sir, for coming. Thanks for watching. Stay tuned with us and hit the like, share, and subscribe buttons.